नमस्कार दोस्तों। चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोस्त ये टेस्ट नंबर 28। देखिए ये टेस्ट नंबर 28 जो हुआ था वो पिछले दिन हुई थी, उसी का आज क्या है कि डिस्कशन कराने वाले हैं। प्लस इस टेस्ट में जितने भी लोगों ने दोस्त पार्टिसिपेट किए हैं उन सब का एक एक करके स्कोर कार्ड भी देखेंगे और देखेंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो दोस्त जो लोग नए होंगे जरूर शुरू से अंत तक के बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपको भी अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं तो। ठीक है, देखिए टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं। टेस्ट इसमें होता क्या है कि दोस्त जीके जीएस के लिए टेस्ट होता है। टोटल इसमें 40 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 40 नंबर का आपको जो है जीके जीएस भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए टोटल 40 नंबर का आपको यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन जो होता है वो 10 मिनट के लिए होता है। 10 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है और उसका डिस्कशन जो है नेक्स्ट डे हम आपको यहीं पे लेकर के आते हैं। ठीक है, तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त आप भी शुरू से अंत तक के बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको हम बताएंगे कि आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं। ठीक है, और जो लोग दिए हुए हैं वो तो शुरू से लास्ट तक के बने रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको आपका नंबर दिखाने वाले हैं कि आप कितना नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं दोस्त, क्या करते हैं कि जितने भी 40 क्वेश्चन टेस्ट लिए गए थे ये टेस्ट नंबर 28 में उसको एक एक करके डिस्कस करा देते हैं। और एक जरूरी बात आपको बता देते हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए जाते हैं ये चीज जान लीजिए, वो सभी जो है एनसीईआरटी पर ही आधारित प्रश्न होता है, एनसीईआरटी से ही उठाया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि एग्जाम जो हो रही है वो सभी क्वेश्चन जो है आपको उठा करके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है कमांड रखना। तो यहाँ पे टेस्ट भी आपको एनसीईआरटी से ही कराया जा रहा है, इसलिए टेस्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो दोस्त आज ही ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट को। ठीक है, तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, बने रहिएगा अंत तक के। जितने भी क्वेश्चन टेस्ट में दिए गए थे उसको एक एक करके हम डिस्कस करा देते हैं। अब बाकी जो लोग नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं क्वेश्चन इसका टेस्ट का पहला नंबर। देखिए ये टेस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन है। टेस्ट के पहले नंबर में दोस्त क्या कहा गया है, टेस्ट के पहले नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापीय से प्रभाव से संबंधित है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है, ये चीजें जानना है। ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए विद्युत धारा के ताप से संबंधित कौन है, आप जानते हो ये जूल्स लॉ है। कौन सा है, जूल्स लॉ है। ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है। जूल्स लॉ में क्या कहता है, जूल्स लॉ में ये कहता है कि हीट जो होता है वो समानुपाती किसका होता है, ये धारा के मतलब धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी ये चीज है कि हीट जो होती है इसके रेजिस्टेंस के समानुपाती होती है। किसके, रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें क्या, ये प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तीसरा हीट जो होती है वो समानुपाती होती है टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये चीज है, अगर ये तीनों से अगर निकाल लिया जाए तो आपको हीट बराबर जो आता है क्या आता है दोस्त, ये आता है I² करके आता है। ध्यान रखना ये चीजें, यही जूल्स के लॉ में पढ़ना है। मतलब कि अगर धारा का मान वर्ग के मान होगा तो ये क्या होगा कि हीट बढ़ेगा, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा हीट उतना होगा, टेम्परेचर जितना होगा उतना हीट होगा। तो ये आपको जूल्स लॉ में ही पढ़ने के लिए मिलता है। और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के नियम से जो संबंधित है ये जूल्स का लॉ है। ओम्स का लॉ पढ़े होइएगा। ओम्स का लॉ क्या होता है, V समानुपाती I होता है, पढ़े होइएगा। मतलब जितना वोल्टेज उतना धारा प्रवाहित होते रहता है। ठीक है, फैराडे लॉ भी पढ़े होइएगा, ये न्यूटन्स लॉ भी पढ़े होइएगा, जिसमें न्यूटन्स लॉ साहब जो है 3 वो नियम भी दिए थे गति के। ठीक है, जिससे जड़त्व के नियम और दूसरा जो है न्यूटन गति, तीसरा जो है प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं। तो ये चीज है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। देखिए ये टेस्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्या कह दिया है कि आवर्त सारणी में कहता है कौन सा अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है। तो अधिकतम संख्या में सबसे अधिक जो है कौन सा यौगिक बनाता है दोस्त, बनाता है ये कार्बन। कौन बनाता है, ये कार्बन बनाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता जो है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखिएगा तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास 4 होता है। और कार्बन के पास जो है 4 हाथ पैर होता है। सबसे ज्यादा जो है क्या करता है कि यही कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब वैसे भी जान लीजिए कि जनरली अगर देख लिया जाए आवर्त सारणी के अनुसार जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंटों में से ये कार्बन जो है वो सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है। ध्यान रखना है ये चीज, सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, ऐसे भी कह रहे हैं आपको। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन का। ये टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन है। दे दिया है कि एक विश्राम अवस्था में, क्या कर रहा है, विश्राम अवस्था मतलब कि रेस्ट वाले पोजीशन में। ठीक है, कहता है कि पिंड क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है, अगर रेस्ट पोजीशन में है, विराम की अवस्था में है, तो क्या उसमें चाल होगी, बिल्कुल नहीं होगी। रुका हुआ है उसमें चाल हो ही नहीं सकता है। वेलोसिटी वेग भी नहीं होगा, संवेग भी नहीं होगा। होगा क्या, उसमें एनर्जी होगा।
आप कहिएगा कि वो तो चल नहीं रहा है, उसमें एनर्जी कैसे होगा? होगा। जो रेस्ट में रहता है, जो स्थिर अवस्था में रहता है, उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखिए, पढ़े होइएगा स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप लोग कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त करती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसको पोटेंशियल एनर्जी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा, वो गति के कारण होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये आपका 4th नंबर करेक्ट आंसर है, जिसने भी ये मारा होगा सही आंसर मारा है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि मेडलिफ अपनी तालिका में निम्नलिखित में से किस तत्व को सही स्थान नहीं दिए थे। देखिए मेडलिफ साहब ने किसे जो है सही स्थान नहीं दे पाए थे, ये हमें जानना है, किस एलिमेंट को। इसके अनुसार अगर चले तो देखिए मेडलिफ साहब ने किसे नहीं दिए थे सही स्थान? हाइड्रोजन को। किसे? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को अगर देखिएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देख लिया जाए तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और जितने भी हाइलोजेनिक ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं? हाइलोजेनिक ग्रुप होते हैं। हाइलोजन ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, हाइलोजन ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हाइलोजन ग्रुप है। इस सब का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये आपको जो है इसको क्या करना चाहिए कि एस वाले ग्रुप में रखना चाहिए था। किसमें? एस वाले ग्रुप में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा जो है मेडलिफ साहब ने नहीं किया था और हाइड्रोजन का जो है सही स्थान नहीं मिल पाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला देखिए, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? देखिए समुद्र तल पे आप कहीं भी चले जाइएगा, स्टेशन पे चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, वहां पे लिखा होगा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई, समुद्र तल से इसकी दाब, वो लिखा होता है। तो समुद्र तल से जो है अगर देखा जाए वायुमंडलीय दाब तो कितना एटीएम होता है? कितना एटीएम, एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो ये होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। इसको जो है हमेशा क्या किया जाता है कि पास्कल में मेजर किया जाता है। पास्कल में, ध्यान रखना है ये चीजें, क्योंकि वायुमंडलीय दाब को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? पास्कल में। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला दिया है कि किसने प्रदर्शित किया था कि विभिन्न द्रव्यमानों की वस्तु समान ऊंचाई से गिराने पर जमीन एक साथ क्या होता है कि जमीन पर पहुंचता है। अगर अलग अलग द्रव्यमान का कोई वस्तु है, क्या है? अलग अलग द्रव्यमान का अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जैसे मान लेते हैं कि एक जो है मान लीजिए कि बॉल हो गया। क्या हो गया? बॉल हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि ये बॉल हो गया और यहां पे मान लेते हैं कि कोई एगो पत्ता ले लेते हैं, सपोज दैट। ठीक है, ये पत्ता हो गया, ये पत्ता ले लेते हैं। अगर दोनों को अगर नीचे अगर गिराया जाए, दोनों को एक साथ अगर नीचे गिराया जाए, ठीक है, तो इसमें कहता है कि अलग अलग द्रव्यमान, मान लीजिए कि ये जो है मान लीजिए कि 5 kg के है, सपोज दैट, ये मान लेते हैं कि 5 ग्राम के पत्ता है। ठीक है, अगर दोनों को गिराया जाए तो ये क्या होगा? गिरेगा, तो ये भी सेम गिरेगा। दोनों एक साथ ही क्या करेगा कि जमीन पर गिरेगा। ध्यान रखना है, ये दोनों एक साथ जमीन पर गिरेगा। ये ऐसा किसने कहा था ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए ये किसने कहा था ये जान लीजिए। ये जो कहे थे गैलीलियो साहब ने कहे थे। कौन कहे थे? गैलीलियो साहब। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा कि गैलीलियो साहब ने कहा था कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को अगर ऊपर से एक साथ गिराया जाए तो वह समान रूप से दोनों एक साथ क्या होगा कि नीचे गिरेगा। लेकिन तब उसकी कंडीशन भी थी, ये तब साथ में एक साथ गिरेगी जब जान लीजिए कि यहाँ पे तो वायु होगी ना। आखिर तो वायु क्या होगी कि वायु नगण्य होगी। क्या होगी? नगण्य। कहने का मतलब कि निर्वात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वात होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि निर्वात से जिसमें वायु ना हो। अगर ऊपर से 5 kg का अगर 5 ग्राम का दोनों को एक साथ गिराएंगे तो दोनों समान रूप से गिरेगा, अगर उसमें वायु ना हो तो। अगर वायु रहता है तो क्या करता है कि इसको विरोध करता है, तो फिर तो क्या विरोध करेगा? तो क्या होगा कि जिसका वेट ज्यादा होगा वो पहले आकर के गिरेगा, अगर वायुमंडल वायु हो तो। अब वायु न हो, नगण्य मान के चलते हैं उसको कि नगण्य उसको जो है क्या करता है कि प्रतिरोध करता है, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि वो दोनों एक साथ नहीं गिरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्ध्वपातन से होकर के गुजरता है। ऊर्ध्वपातन आप लोग समझते होइएगा, सब्लिमेशन जिसको कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? ये ऊर्ध्वपातन किससे होकर के गुजरता है ये जानना है। देखिए ऊर्ध्वपातन कहने का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। आपको पहले समझा देते हैं, पहले तो आंसर देख लीजिए कि आंसर होगा क्या। देखिए इसमें देते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्ध्वपातन से गुजरता है। तो ऊर्ध्वपातन से जो गुजरता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा भी और है जो ऊर्ध्वपातन से होकर गुजरता है। तो पहले समझिए कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। देखिए अगर आप मान लीजिए कि कोई भी ठोस वस्तु है, क्या है? ठोस है, ये द्रव है और ये क्या है कि गैस है। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं कि किसी ठोस को क्या करते हैं
कि किसी ठोस को अगर मान लीजिए कि आप गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कन्वर्ट किस में होता है, द्रव में होता है कन्वर्ट। फिर द्रव को क्या कीजिएगा कि दोस्त आप जो है गर्म कीजिएगा, क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा। तो गर्म कीजिएगा उस कंडीशन में फिर ये क्या होगा, गैसीय अवस्था में क्या होता है कि आ जाता है। यही होता है नॉर्मली कि ठोस को गर्म किए तो ठोस जो है द्रव में आता है, द्रव में उसके बाद जो है गैस में आता है। लेकिन अगर कोई ऐसा वस्तु है जिसको अगर मान लीजिए कि गर्म करे और गर्म करने पर वो डायरेक्ट जो है क्या आ जाए कि गैसीय अवस्था में आए, इस ठोस अवस्था में ना आए, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो कौन दिखाता है, अमोनिया दिखाता है। इसके साथ और भी है, अमोनिया के अलावा आपको बताते हैं जैसे कि कपूर हो गया, क्या हो गया, कपूर हो गया, ये भी क्या करता है कि ऊर्ध्वपातन को दिखाता है। दूसरा जान लीजिए कि आयोडीन हो गया, क्या हो गया, आयोडीन, आयोडीन। उसके बाद जो है और भी है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन है, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपको कि ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन को दिखाते हैं, जिसको गर्म करने पर ये ठोस से डायरेक्ट द्रव में ना आकर के सीधा गैसीय अवस्था में जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये सभी क्या होते हैं कि उस चीज को, गुण को दिखाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट करके पतली चादर के रूप में बदला जाता है क्या कहलाता है। तो क्या कहेंगे, एक्सपेंशन कहेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे, मेलिएबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, मेलिएबिलिटी, मतलब कि बढ़ने की जो उसकी योग्यता होती है उसे हम कहेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। सब लोग जानते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है, 7 होता है। ये शुद्ध जल होता है, ये शुद्ध जल का होता है। अब ये जान लीजिए कि उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। सब लोग अच्छी तरह से जानते होइएगा कि उदासीन होता है। ये 7 के अगर ऊपर जाएगा तो जान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्केल ले लेते हैं, यहां से 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे जाइए 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, नीचे आ जाइए ये 6 हो गया, 5 हो गया, ये 4 हो गया, डॉट डॉट 0 तक के जाता है, ऊपर जहां जाइए। तो ये क्या होता है कि उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, जान लीजिए ये चीज। इसके नीचे अगर आप आते हैं, इसके नीचे आते हैं तो ये अम्लीय होता है। आप पढ़े होइएगा, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। और ऊपर क्या होता है कि ये क्षारीय होता है, ठीक है। अगर ऊपर आप 7 से ऊपर जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे कहा गया है कि शुद्ध जल का मान कितना होता है। शुद्ध जल का मान 7 होता है, जो उदासीन होता है। और इससे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, करंट, जो बिजली होती है, बिजली जान लीजिए, बिजली कहिए या विद्युत धारा कहिए, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इससे ध्यान रखना है, इस चीज से, शुद्ध जल से, ठीक है। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला टेस्ट का क्वेश्चन देख लीजिए। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक नहीं है, ये हमें जानना है। देखिए संयोजी उत्तक कहते किसको है, पहले तो ये जान लीजिए। संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है कि वह जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसमें उपास्थि है, ये भी जोड़ने का काम करता है। मसल्स है, ये जोड़ने का काम नहीं करता है। तो ये संयोजी उत्तक के अंतर्गत नहीं आएगा। ये करेक्ट है, होगा आपका आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ये भी जोड़ने का काम करता है, बंधन लिगामेंट भी होता है, ये जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देखिए, कहता है कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल। अगर मान लीजिए कि दो वस्तु है, इसके बीच में अगर ये दोनों के बीच में अगर आकर्षण बल एगो लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वा, कैसे कैसे चलता है कलम भाई, तो उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ऐसे यहाँ पे है, थर्ड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन टेस्ट का। अपना जो जो क्वेश्चन हमारे हैं वैसे तो डाउनलोड कर ही लिए होइएगा पीडीएफ, तो आप देखते चलिएगा, आपको बताते चलते हैं। आज जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं उनके लिए भी बेनिफिट है ये चीजें कि चलो ठीक है, टेस्ट नहीं दिए हैं फिर भी आप टेस्ट का पेपर देख रहे हैं कि किस तरह के टेस्ट दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आराम से पार्टिसिपेट कीजिए, टेस्ट लगाइए, क्योंकि देखिए टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। टेस्ट आप दिएगा तभी आप पता लगाइएगा अपने आप को कि आप कितना पढ़े हैं और कितना अभी आपको पढ़ना है, या कितने क्षमता है, आप कितने पानी में है। तो ये आपको आंकड़ा होता है। तो टेस्ट में ये चीजें आपको पता लग जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं, उसके बीच आप रैंक देखते हैं कि कितना रैंक पे हम अगले दिन कितना इंप्रूव किए, कितना नहीं किए, तो वो चीजें पता लगती रहती है। इसलिए टेस्ट रेगुलर देते रहिए हमेशा। भले ठीक है न पढ़िए, लेकिन टेस्ट में क्या होता है कि सारे जगह के क्वेश्चन पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट देना जरूरी होता है। आप अगर पढ़ने बैठिएगा तो क्या होगा, कोई एगो सब्जेक्ट पढ़िएगा, कोई 2 सब्जेक्ट पढ़िएगा, 4 पढ़ लीजिएगा, पूरा थोड़ी ना पढ़ लीजिएगा। लेकिन टेस्ट अगर दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस दे रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, पूरे क्षेत्र को टच कीजिएगा। इसलिए टेस्ट बहुत जरूरी होता है। टेस्ट लगाइए,
डेली लगाइए टेस्ट, ठीक है। टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि, जिसको प्राश्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राश्रव्य कहते हैं। ध्यान रखना है ये चीजें, प्राश्रव्य, प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं ना, हाँ प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक दे दिया है जिसे प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, इसको प्राश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। कहता है कि इसकी आवृत्ति इससे अधिक होती है। तो किससे अधिक होती है? प्राश्रव्य की। प्राश्रव्य की ध्वनि जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। एक हो तो अश्रव्य होता है। क्या होता है? अश्रव्य, श्रव्य ऐसे लिखते हैं ना, हाँ ठीक है। अश्रव्य ध्वनि होती है। तो अश्रव्य ध्वनि जो होती है वो चीजें जान लीजिए कि 20,000 से 20 हर्ट्ज से क्या होता है कि नीचे होती है। क्या होती है? नीचे होती है। दूसरी चीज जान लीजिए कि ये श्रव्य होती है। क्या होती है? श्रव्य ध्वनि होती है। तो श्रव्य ध्वनि जो होती है वो कितनी होती है? जिसे मनुष्य सुन सकता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के, ये जान लीजिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक के हम लोग जो है क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं, ठीक है। एक पराश्रव्य होता है, पराश्रव्य ध्वनि। तो पराश्रव्य ध्वनि जो होता है ये 20 किलो हर्ट्ज से क्या होता है कि ऊपर होता है, ऊपर होता है। तो ये चीजें होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 20, ये 20,000 हो गया ना, तो 20 सीधा के लिख सकते हैं, इसको 20 के लिख सकते हैं, HZ लिख सकते हैं, वही चीजें हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखना है। अगला नंबर देखिए, कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए जिस व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है उसका प्रतिबिंब क्या होता है? एक तो मेट्रोपिया होता है, एक तो हाइपरमेट्रोपिया होती है, ठीक है। तो देखिए मायोपिया होता है, एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया कहने का मतलब क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया कहने का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के पीछे जाकर के बन जाता है। किसके? रेटिना के पीछे बनता है। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वो रेटिना के पीछे जाकर के बन जाता है, ठीक है। अब देखिए कि किस तरह के प्रतिबिंब बनता है। अगर मायोपिया होता तो मायोपिया में निर्गत दृष्टि दोष होती है, तो प्रतिबिंब किससे पहले बनता है। अब इसको हम दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये रेटिना है। क्या है? रेटिना है। अगर इसमें मान लीजिए कि प्रतिबिंब अगर बनना है, सपोज दैट बता देते हैं, तो प्रतिबिंब अगर बनना है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रतिबिंब रखी हुई है, यहाँ पे प्रतिबिंब रखी हुई है, तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, यहाँ पे लेंस पे आती है। प्रकाश किरण क्या होती है कि ये लेंस पे आती है। यहाँ से आने के बाद क्या होता है कि ये डाइवर्ट होती है, ये डाइवर्ट होती है ऐसे, ये डाइवर्ट होती है ऐसे। तो यहाँ पे जाकर के क्या होती है कि प्रतिबिंब बनती है। ये बाहर कहाँ बनती है प्रतिबिंब? यहाँ पे इमेज बनती है। जान लीजिए ये चीजें, यहाँ पे इमेज बनती है। कैसा बनेगा? तो ये उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जबकि रेटिना आपको क्या है? रेटिना यहीं पे है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनना चाहिए था, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना बन करके क्या होता है कि बाहर बनता है। तो ऐसे जगह पे क्या किया जाता है कि इसको जो है लेंस लगा दिया जाता है। तब यहाँ पे क्या करते हैं, आंखों पे हम लोग क्या करते हैं कि उत्तल लेंस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? उत्तल लेंस लगा देते हैं। उत्तल लेंस लगा देने से क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होती है, फिर इसका प्रतिबिंब जो है सही डायरेक्शन में बनता है। तब ये जो है क्या होता है कि डाइवर्ट होकर के यहाँ आता है, और फिर यहाँ से ये डाइवर्ट होकर के यहाँ रेटिना पर जाकर के क्या होता है कि प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देती है। नहीं तो रेटिना के पीछे बनता है तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यहाँ भी प्रतिबिंब क्या होता है कि उल्टा ही बनता है, और ये तंत्रिका तंत्र से होते हुए क्या होता है कि मस्तिष्क में चली जाती है। क्या पे? मस्तिष्क में जाती है, सूचना देती है कि हम वस्तु देख लिए हैं। उल्टा प्रतिबिंब बनता है जहां पे ये सीधा होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर पहले प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले तो वो मायोपिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर ये रेटिना से अगर बाहर बन रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे, यानी दूरदृष्टि दोष कहेंगे। ये रेटिना होता है, इसको ध्यान में रखना है। ये रेटिना होता है, तो यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना है ये चीजें। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला देखिए, कवि कि निम्नलिखित में से कौन जो है मनुष्य के टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। देखिए मनुष्य के टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जो होता है क्या करता है कि वृषण करता है। जो अंडकोश होता है ना, अंडकोश कहते हैं, वृषण कहते हैं मनुष्य में, वही उसका क्या करता है कि उत्पादन करता है टेस्टोस्टेरोन का, पुरुष में, ठीक है। अगला देखिए, अगला कहता है कि बच्चों में इस बात से निर्धारण होगा कि परिवार से क्या विरासत में मिला है। तो बच्चों को परिवार से विरासत में क्या मिलता है? विरासत मतलब कि यहाँ दे दिया बच्चों का लिंग किस बात पे डिपेंड करता है कि विरासत मिला है। तो मतलब सीधा बात जानिए ना कि बच्चों का लिंग जो होता है वो किससे निर्धारण किया जाता है?
सवाल ये है, तो घुमा के पूछने की बात नहीं है। तो वो पिता के गुणसूत्र से निर्धारण होता है। किससे? पिता के गुणसूत्र से। जैसे मान लीजिए कि आपको बताते हैं कि ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताते हैं कि गुणसूत्र से कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि महिला में क्या होता है कि एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, जो समान दोनों देखने के लिए मिलता है। पुरुष में क्या होता है कि एक्स वाई गुणसूत्र होता है, जो एक दूसरे से क्या होता है कि अलग होता है। अब मान लीजिए कि दोनों का प्रजनन होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका एक्स निकलता है और इसका जाकर के क्या होता है कि एक्स निकलता है, तो दोनों क्या बनता है? एक्स एक्स बनता है। तो एक्स एक्स बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये गर्ल का जन्म हो जाता है। क्या? गर्ल्स का। वही अगर मान लीजिए कि प्रजनन हुआ, यहाँ से क्या होता है कि ये वाई गुणसूत्र निकल करके आया, इसका जो है एक्स गुणसूत्र निकल के आया, तो एक्स वाई डिफरेंट बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉयज का जन्म होता है। ठीक है, तो ये गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। ये दोनों कंडीशन में ये डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये फादर पे डिपेंड करेगा। किस पे? ये फादर पे डिपेंड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की। दोनों के लिए जिम्मेदार होगा ये फादर। तो फादर से ही पता चलता है कि लड़का है कि लड़की, या लड़का लड़की का लिंग निर्धारण जो होता है ये इसके फादर से होता है, ना कि मम्मी से होता है। मम्मी में तो हमेशा एक्स वाई होता है, एक्स एक्स होता है गुणसूत्र। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थिति समय के साथ संबंध समीकरण रखता है। देखिए, अगर आप पिछले दिन मेरा क्लास किए होइएगा फिजिक्स का, तो आपको पता होगा कि कैसे निकाल सकते हैं कि ये स्थिति और जो है समय के बीच संबंध कैसे निकाल सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं है, आज आपको बता देते हैं। देखिए, स्थिति और समय के बीच में कर रहा है, ध्यान रखना है ये चीजें क्या कर रहा है, स्थिति और समय। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो लोग पढ़े हैं वो तो अच्छी बातें हैं। ये स्थिति कह रहा है और समय कह रहा है, ध्यान रखना ये चीजें। स्थिति कहने का मतलब होता है विस्थापन। स्थिति कहने का मतलब होता है विस्थापन और समय। सीधा बात जान लीजिए कि विस्थापन और समय के बीच संबंध दिखाना है। तो देखिए, इसमें u का मान क्या करना है दोस्त? u का मान 0 ले लेना है। क्या करना है? u का मान 0 ले लेना है। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। देखिए, u का मान यहाँ पे क्या करता है कि 0 ले लेते हैं, इसको हटा ही दीजिए। तो यहाँ पे लास्ट वाला देखना है, ये लास्ट ये लास्ट। तो यहाँ पे s है, s को हम लोग क्या कहते हैं? ये विस्थापन कहते हैं। क्या? विस्थापन। इधर v है, v को क्या कहेंगे हम लोग? वेग कहेंगे। तो ये क्या आया? दोनों के बीच में संबंध नहीं, ये स्थिति भी कह सकते हैं इसको, विस्थापन को स्थिति कहते हैं। तो ये तो क्या संबंध आया? नहीं आया, तो ये पहला नंबर तो होगा नहीं। फिर u को 0 कीजिए, तो u को 0 कीजिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर ये निकल करके आएगा, क्या आएगा आपको? विस्थापन। विस्थापन या स्थिति कहिए इसको, ये स्थिति निकल करके आया। और ये लास्ट में t है, ये लास्ट में t है, तो समय आएगा। क्या आएगा? समय। क्या ये आ रहा है स्थिति और समय के बीच में रिलेशन? तो बिल्कुल आ रहा है, स्थिति और समय के बीच में रिलेशन आ रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अगले दिन अगर पढ़े होइएगा तो हम अगले दिन जो है इस चीज को बताए थे, बोले भी थे कि ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल इससे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए फिजिक्स का भी क्लास चल रहा है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। टेस्ट भी चल रहा है, प्लस आप लोगों का ये साइंस का भी क्लास चल रहा है, तो दोनों चल रहा है एक साथ में। सोचिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसमें भी कराए जाते हैं। तो कहीं नहीं जाने वाला है, जीके जीएस कहीं नहीं जाने वाला है। जीके प्लस जीएस 40 नंबर आप लोगों के हाथ में होगा, बस मेहनत कर लीजिए, कहीं नहीं जाएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है यदि किसी ठोस का द्रव्यमान अगर दोगुना कर दिया जाए तो घनत्व क्या होगा? घनत्व क्या होगा भाई? देखिए, अगर घनत्व डेंसिटी का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, घनत्व जो होता है आपको बताते हैं, ये घनत्व जो होता है वो क्या होता है कि द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। अब इसमें देख लीजिए, ये घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होती है। क्या? ये घनत्व, ये घनत्व जो है ये क्या है? द्रव्यमान के समानुपाती है, ये द्रव्यमान के। और ये घनत्व जान लीजिए कि व्युत्क्रमानुपाती है किसके? ये आयतन के। अब यहां से पता लगाइए, द्रव्यमान अगर कह रहा है यहाँ पे आपको कि दुगुना कर देंगे तो घनत्व भी दुगुना हो जाएगा, सीधा सी बात है। तो घनत्व क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आधा कर देता तो ये भी क्या हो जाता कि आधा हो जाता। ठीक है, तो ये चीज है। अगर आयतन की अगर बातें कर लेता कि आयतन मान लीजिए कि दोगुना कर देते हैं तो घनत्व आधा हो जाता रहा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला टेस्ट का क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला देखिए, दे दिया है कि दो पिंडों के बीच जो है सदैव कितने, मतलब कि कितने होते हैं? दो पिंड के बीच बल जो होता है सदैव क्या होता है? देखिए, दो अगर पिंड है, दो पिंड है, इस तरह का अगर पिंड है, दो पिंड है, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये इस पे अप्लाई कर रहा है, तो ये जितना फोर्स इस पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स क्या करेगा कि ये भी इस पे अप्लाई करेगा। दोनों बराबर होगा। पहला नंबर तो जान लीजिए कि बराबर बराबर
फोर्स अप्लाई करेगा। दूसरी नंबर न्यूटन के थर्ड लॉ इस पे अप्लाई हुआ। दूसरी नंबर विपरीत दिशा में करेगा। क्या करेगा? विपरीत दिशा में अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बराबर और विपरीत दिशा में होगा। तो इसमें देखते हैं बराबर और विपरीत दिशा ये है, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर क्या हुआ कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये टेस्ट का अगला नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह दिया है कि यदि किसी पिंड पर बल, हाँ, बल एक समान लगाने पर वह एक समान अगर गति कर रहा है, जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही एक समान क्या हो रहा है कि गति कर रहा है एक समान चाल से, तो वो क्या होगा कि एक समान त्वरण भी उसका होगा। क्या होगा? त्वरण भी एक समान उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? सबसे प्योर कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप। देखिए कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो डायमंड होता है। क्या होता है? डायमंड होता है। इससे कभी भी करंट पास नहीं होता है और खूब चमकीला भी होता है ये। ठीक है, तो डायमंड होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला दे दिया कि हेमोस्फीयर और जो है हेट्रोस्फीयर के बीच जो परत क्या होता है। देखिए हेमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर के परत के बीच की बात कर लेते हैं तो वो टर्बोफोज होता है। क्या होता है? टर्बोफोज। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला देखिए, अगला नंबर दे दिया कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत आप लोग अच्छी तरह से जानते होइएगा कि माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई की अगर बातें कर लेते हैं तो ये 88, 49 या 48 जो है मीटर के आसपास में क्या है कि इसकी ऊंचाई है। अब तो 48 की जगह पे क्या है कि 49 भी हो गया है, क्योंकि हर साल जो है इसकी मतलब कुछ ना कुछ बढ़ते चला जाता है। तो इतना मीटर जो है इसको बोल सकते हैं कि 48-49 मीटर के आसपास में रहेगा, रेंज में मार दीजिए। सबसे पहले नंबर पे ये आता है, सबसे पहला नंबर पे ये है माउंट एवरेस्ट जो है सो ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर की अगर बातें कर लेते हैं, दूसरे नंबर पे K2 आता है। माउंट एवरेस्ट के बाद K2 आता है। अगर इसकी ऊंचाई की अगर बातें कर लेते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? K2 की ऊंचाई जो है ये जान लीजिए कि 46,011 मीटर के आसपास में है। ठीक है, 46,011 मीटर के आसपास में। ये सेकेंड नंबर पे ये माउंट एवरेस्ट में रखता है। ये चीजें पृथ्वी की सबसे ऊंचे पर्वतों में से ये सेकेंड पे, फर्स्ट पे। अगर माउंट एवरेस्ट न रहे तो सेकेंड नंबर आप मार दीजिएगा। इसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन ऑस्टिन के नाम से हम इसको जानते हैं, ये K2 को। तो ये भी दे देगा गॉडविन ऑस्टिन के नाम से। किसको जानते हैं? K2 को जानते हैं। या आपको ये ना दे करके ये और सब दे देगा तो इसको मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। ये अगला ये नंबर दे दिया है कि भारत के किस राज्य में पोलो जो है खेल आरंभ हुआ था। पोलो किस राज्य में शुरू हुआ था? बहुत लोग इसमें गलत कर दिए हैं। ठीक है, देखिए आपको तो पहले जान लीजिए कि राज्य की अगर बातें कर रहा है तो राज्य किस राज्य में शुरू किया गया था। बहुतों ने मार दिया कि मणिपुर। मणिपुर में नहीं बल्कि असम में। क्या? असम में ही मणिपुर पड़ता है। ठीक है, असम में ही क्या होता है कि मणिपुर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इसकी शुरुआत की गई थी असम के मणिपुर में। ये मणिपुर में इसकी शुरुआत की गई थी। कब किया गया था जान लीजिए? 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या किया गया था कि इसकी पोलो की जो है आरंभ किया गया था। ठीक है, तो पश्चिमी मणिपुर में जो है इसका शुरुआत किया गया था। अगला देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? ये 22 मार्च को। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 22 मार्च को जो है पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला नंबर यह क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसका नाम जो है भारत से पहले जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। ठीक है, भारत में सबसे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। देखिए पहले इसमें कह रहा है कि भारत का सबसे लंबे समय तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष की बातें कर रहा है ना। तो मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ये 1747 से लेकर के चलिए तो 1747 से मतलब कि इनकी शुरू हुई थी। 1947 से लेकर के 58 तक के जो है ये बने रहे थे। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रीय मतलब कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी कह सकते हैं। ये प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भी क्या थे कि ये थे, विराजित थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। इन्हीं के द्वारा जो है क्या एक पुस्तक लिखी गई थी जो बराबर जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम बुक था। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो है पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जो बराबर पूछा जाता है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही लिखे थे। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम मत मार दीजिएगा, वो मिसाइल मैन आदमी थे। तो ये देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये कब से कब तक के जो है प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष बने थे? तो 1947 से लेकर के 58 तक की। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है।
अगला नंबर देखिए, कहता है कि दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या थी। देखिए दक्कन की पठार की प्रमुख फसल की अगर बातें कर लेते हैं तो ये क्या था कि कपास था। क्या है? कपास। कपास से जो है सबसे ज्यादा उपज होती है, क्योंकि उधर क्या होती है ना कि काली मिट्टी सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? काली मिट्टी। आपको पता ही होनी चाहिए कि काली मिट्टी जो है, जान लीजिए कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, जिसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है रेगूर मिट्टी, तो रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिएगा। अगला नंबर दे दिया कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के सत्र में पहली बार जो वंदे मातरम जो है गाया गया था, कब गाया गया था? ये गाया गया था आपको 1896 ईस्वी में पहली बार। ठीक है, और लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम। ठीक है, पूछा जाता है ये। अगला देख लीजिए, कहता है कि भारत के किस राज्य में चांदी जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखिए चांदी की अगर बातें कर लेते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा चांदी कहां पाई जाती है? राजस्थान में। कितना? राजस्थान में। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मतलब देश की अगर बातें कर लेते हैं तो देश का जो है जान लीजिए कि 89% जो है सिल्वर जो है ये आपका राजस्थान से ही मिल जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको कर्नाटक में भी मिल जाता है, आप चले जाइएगा, कर्नाटक हो गया, उधर ही आपको जो है साउथ तरफ में भी, आंध्र प्रदेश हो गया, इस सब जगह पे जो है आपको चांदी मिलता है, लेकिन उतना नहीं, सबसे ज्यादा आपको यही मिलता है। देखिए अगला दे दिया कि कार्ल मार्क्स के अनुसार कहता है धर्म क्या थे। देखिए कार्ल मार्क्स के आगे पढ़े होइएगा तो कार्ल मार्क्स का एक अपना विचारधारा था। उनका क्या कहना था? ये चीजें कहना था आपको कि धर्म जो होती है, ये धर्म ये क्या होती है? एक अफीम की तरह होती है। क्या होती है? अफीम की तरह होती है। जो व्यक्ति धर्म के पीछे लगता है वो क्या होता है कि धीरे धीरे, मतलब जैसे अफीम होता है ना कि अफीम लोगों को धीरे धीरे क्या करता है कि खोखला कर देता है, उसी तरह से ये धर्म जो होता है लोगों में क्या होता है कि एक अफीम की तरह होता है, जो लोगों को एक दूसरे के मतलब कि एक उसके अंदर अगर रहे तो लोगों को धीरे धीरे उसको खत्म कर देता है। ना उसके विकासवाद के बारे में सोचने के लिए मिलता है, ना कुछ मिलता है। धर्म के पीछे ही क्या होता है कि विनाश मतलब हो जाता है। ठीक है, तो वो गरीबों के उत्पन्न के लिए ठीक ठहराया गया है कि धर्म जो होता है वो अफीम की तरह होता है। ये गरीब और उसके उत्पन्न को सही ठहराता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, कार्ल मार्क्स साहब का ये कहना है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये चीज आपको दे दिया है कि डैश जो है बाजीपुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि है। तो इसमें से कौन जो है ये मोहम्मद शाह आदिल साहब का जो है उपाधि है। देखिए ये जो है आपका गोल गुंबज है। कौन है? गोल गुंबज है। गोल गुंबज जो है ये बीजापुर में है। ऐसे बीजापुर का जब भी नाम आता है जान लीजिए कि गोल गुंबज। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो ये बीजापुर यूपी में देखने को मिलेगा, जो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि है। ठीक है, उपाधि यानी कि समाधि कह सकते हैं एक तरह के कि समाधि है। ठीक है, चलिए अगला दे दिया कि वियतनाम युद्ध जो है किस दूसरे नाम से जाना जाता है। देखिए वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से। ये सेकेंड इंडो चाइना वार जो है उसके नाम से जानते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं टेस्ट का। देखिए ये टेस्ट का है कि स्वर्ण मंदिर सरोवर जो है किसके मध्य स्थित है। देखिए गोल्डन टेम्पल की बातें कर लेते हैं तो गोल्डन टेम्पल आपको पता है कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ? अमृतसर। अमृतसर जो है अमृतसर सरोवर है, एक नदी है सरोवर का, ये उसी के चारों ओर क्या है कि ये टेम्पल स्थित है। टेम्पल जो है उसके चारों ओर गोल्ड टेम्पल क्यों कहते हैं? क्योंकि टेम्पल के चारों ओर का जो परत है ओरिजिनल गोल्ड से ही बना गया है। ठीक है, इसलिए इसको गोल्ड टेम्पल के नाम से जानते हैं। वो अमृतसर के बीच में ही स्थित है, उसके चारों ओर क्या है कि ये अमृतसर सरोवर है। ठीक है, अगला नंबर देखिए, कहता है कि बोधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कोण क्या है। तो ये सभी क्या है कि एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ है। क्या है? यह एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ है। ये सब जितना आप देख रहे हैं सभी गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन। अगला देखिए, अगला नंबर दे दिया कि भारत एक गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र कहिए या लोकतंत्र कहिए, गणतंत्र या लोकतंत्र, इसका मतलब ये चीज होता है कि हम जो भी नेता को चुनते हैं वो क्या चुनते हैं कि डायरेक्टली चुनते हैं। क्या चुनते हैं? डायरेक्ट रूप से चुनते हैं। राज्य के जो भी प्रमुख लोग होते हैं उसको जनता वोट करती है, उसको चुनते हैं, तो वही गणतंत्र कहलाता है। नहीं तो राजतंत्र में क्या होता है कि राजतंत्र में जिसका जो राजा रहता है उसी का बेटा फिर जो है क्या होता है कि राजा बनता है, फिर उसी का बेटा राजा बनता है, वो राजतंत्र होता है। तो ये गणतंत्र क्या होता है कि डायरेक्टली पब्लिक द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पब्लिक, यानी कि राज्य के प्रमुख जो भी लोग होंगे वो क्या होंगे कि डायरेक्ट जो है उसको चुना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कह दिया कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ पर स्थित है। तिरुमाला मंदिर जो है वैसे तो जान लीजिए कि तिरुमाला पहाड़ पर ही है। तिरुमाला जो है पहाड़ पर्वत है, पहाड़ है, उसी
पर ये मंदिर जो है स्थित, उसी के नाम पे ये तिरुमाला मंदिर पड़ गया है। ठीक है, साउथ में आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत प्रचलित है मंदिर। अगर कभी आपको साउथ में जाने के लिए मौका मिले तो जाइए, क्योंकि इसका बराबर जो है मूवी में दिखाता है, इस तरह का आपको टेम्पल देखने के लिए मिलता है। आप देखे होइएगा, इस तरह का टेम्पल रहता है, देखने के लिए आपको देखने के लिए मिलता है तिरुमाला मंदिर जो है सो। ठीक है, इस पे 7 जो है गुंबद लगे होते हैं, इसको जाकर के देख लीजिएगा, मतलब साउथ में जाइएगा तो। ये क्या है, कहता है कि किस पहाड़ी पर स्थित है। देखिए ये पहाड़ी का नाम जो है रायना नादरी पहाड़ी ही है। ठीक है, वैसे तिरुमाला पहाड़ी भी है, लेकिन अगर इसका पुराना नाम देखा जाए तो रायना नादरी है, उसी को तिरुमाला के पर्वत के नाम से भी जानते हैं। उसी के बीच में ये मंदिर स्थित है, इसी को तिरुमाला मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, साउथ में स्थित है ये। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के में कहता है कि सामान्य बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। देखिए ये इसमें दे दिया तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए तमिलनाडु और श्रीलंका की अगर बातें कर लेते हैं आप, तो उसमें सबसे ज्यादा जान लीजिए कि आपको बोली जाती है तमिल भाषा बोली जाती है। कितना तमिल, चाहे आप चले जाइएगा ना श्रीलंका में, तो सबसे ज्यादा आपको तमिल वाले ही दिखेंगे वहां पे। तो तमिल जो है क्या होता है कि सबसे ज्यादा वहां पे बोली जाती है भाषा। लगभग ये चीजें जान लीजिए कि तमिल जो होती है वहां पे 89% जो है तमिल बोली जाती है, और वहां पे सिहली भाषा भी बोली जाती है, लेकिन उतना नहीं बोली जाती है। यहाँ पे 11 से 12% तक के ही क्या होता है कि सिहली भाषा बोली जाती है, लेकिन 89% तक के जो है आपको ये देखने के लिए मिलता है तमिल भाषा, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारत के किस प्लेट प्राचीन महाद्वीप से अलग हुई है। मतलब कि भारत जो प्लेट है वो किस महाद्वीप वाले प्लेट से अलग हुई है, ये हमें जाना है। देखिए उस प्लेट का नाम है जिससे जो भारत अलग हुई है, उस महाद्वीप के प्लेट का नाम है गोंडावलैंड। कौन है, गोंडावलैंड। इस महाद्वीप से क्या हुआ कि भारत का जो प्लेट है वो अलग हुई है। देखिए आपको अगर देखने के लिए मिलेगा तो देखिए आपको ऐसा लगेगा, आज का भारत अगर देखिएगा तो आज का भारत आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन इस तरह का भारत नहीं था। आपको हम बताते हैं इस तरह का भारत नहीं था। आप अगर चले जाइएगा, आपको हम बता देते हैं 71 मिलियन पहले अगर चले जाइए आप, कितना 71 मिलियन अगर पहले चले जाइए, 71 मिलियन साल पहले चले जाइए, तब भारत का नक्शा कुछ इस तरह से था। क्या था, कुछ इस तरह से भारत का नक्शा आपको देखने के लिए मिला था, इस तरह से। ठीक है, ये श्रीलंका जो था ये इधर था, ये श्रीलंका इधर था, तो इस तरह से मिले था। लेकिन कुछ समय के बीतने के बाद धीरे धीरे जब विकास हुआ, तो फिर जो है 71 मिलियन के बाद आप चले जाइएगा तो आपको 55 मिलियन में चले जाइए। 55 मिलियन के बाद जो है आपको क्या हो गया कि इस तरह का जो है नक्शा देखने के लिए मिला इंडिया का। ये सब गुजरात वाला पार्ट है, श्रीलंका इधर जो है नीचे, फिर जो है श्रीलंका आ गया, इधर जो है आप चले जाइए तो इस तरह का पार्ट जो है ये हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, इस तरह का था 55 मिलियन में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे आपको बताते हैं कि ये प्लेटों से टकराते हुए, फिर उसके बाद देखिए अर्थ, ये इक्वेटर हो गया, ये तो इक्वेटर लाइन है। 38 मिलियन पहले अगर चले जाइएगा, लगभग 38 मिलियन पहले, तो आपको जो है इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये 38 मिलियन। ठीक है, आज के अगर बातें कर लेते हैं, अगर आज के भारत, ये देख लीजिए 10 मिलियन हो गया, तो 10 मिलियन साल अगर पहले चले जाइएगा आपको भारत ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। तो आप अगर आज की बातें कर लेते हैं तो आज के समय में भारत जो है अब इस तरह का दिखता है, ये इस तरह का। ठीक है, जो आज का भारत है ये। तो यहाँ पे क्या था कि आप जान लीजिए कि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था, तो जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे क्या था, यूरेशियन प्लेट था। यूरेशियन प्लेट से क्या हुआ कि यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद जो है इधर क्या हो गया, ये पहाड़ जो देख रहे हैं, इस पहाड़ का निर्माण हो गया यूरेशियन प्लेट से टकराने से। ये पहाड़, तो ये पहाड़ हिमालय जो देख रहे हैं, ये हिमालय यूरेशियन प्लेट के टकराने से, भारत और यूरेशियन प्लेट के टकराने से ये क्या हुआ कि पहाड़ का धीरे धीरे निर्माण हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका भारत, आज का भारत आपको देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि खसक रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखिए, कहता है कि आजाद हिंद फौज का गठन जो है कौन किया था। देखिए आजाद हिंद फौज की गठन की अगर बातें कर लेते हैं तो का गठन जो है किया गया, अच्छा कब किया गया था ये जाना है, तो ये 1942 ईस्वी में की गई थी आजाद हिंद फौज का। किसने किया था, बहुत लोगों जो है सुभाष चंद्र बोस मार देंगे, लेकिन नहीं, आपको बताते हैं कि राम बिहारी दास। कौन, ये राम बिहारी दास, इन्होंने क्या किया था कि आजाद हिंद फौज की जो है स्थापना किया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला नंबर देखिए, कहता है कि बौद्ध संरचना का धामेक स्तूप कहाँ है। मतलब कि बौद्ध संरचना का सबसे बड़ा अगर स्तूप अगर देख लिया जाए आपको सारनाथ में मिलेगा, सबसे बड़ा है। क्या है,
सबसे बड़ा आपको दिखने के लिए मिलेगा बौद्ध स्तूप जो है यहाँ पे सारनाथ में। ठीक है, तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो टेस्ट में आपको दिए गए थे, आपको हम बता दिए हैं। अब क्या है कि जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको टेस्ट देना है तो आपको बताते हैं कि टेस्ट आप कहां से दे सकते हैं। देखिए, आप चले जाइएगा गूगल प्ले स्टोर पे। कहां चले जाइएगा? गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइएगा। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा ERCB सर, ये सर्च कीजिएगा, ये एप्लीकेशन क्या आ जाएगा कि आ जाएगा, ऐप आ जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसके लिए टेस्ट दे सकते हैं? तो NTPC और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, जा करके क्या कीजिए कि टेस्ट लगा लीजिए। आज भी आपका अगला नंबर टेस्ट जो है, टेस्ट नंबर जो है बताते हैं, टेस्ट नंबर 29 जो है एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। तो जाइए और टेस्ट लगा लीजिए। जो लोग अभी तक के टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा इसको, क्योंकि अगले दिन जो डिस्कशन लाएंगे आपका इसी का लेकर के आएंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें बताते हैं कि जो लोग टेस्ट दिए हैं उन सबका रैंक देख लेते हैं, नंबर देख लेते हैं कि कितना उसने नंबर लेकर के आया है, कितना मार्क्स है, उनका रैंक कितना है ये भी। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम चल लेते हैं दोस्त, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं किसका देख लेते हैं, ये ग्रुप डी में जो लोग टेस्ट दिए हैं उसका देख लेते हैं। तो देखिएगा, ग्रुप डी में जो टेस्ट दिए हैं इनका नाम ये है, ये रैंक है और उधर नंबर है कि कितना नंबर लेकर के आए हैं। देखिए, पहले नंबर की अगर बातें कर लेते हैं तो ये पप्पू है, दूसरे नंबर पे मुकेश राम है, तीसरे नंबर पे ये तनु आर्या, चौथे नंबर की बात कर लेते हैं तो श्वेता कुमारी है, पांचवें नंबर की बात कर लेते हैं संजय चौधरी है, छठे नंबर पे ये महेश कुमार है, सातवें नंबर पे ये बिट्टू राज है, आठवें नंबर पे देख लीजिएगा अक्षय कुमार करके है, 9वें नंबर की, चलिए 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुमन पाल है, 10वें नंबर की अगर बातें कर लेते हैं तो देख लीजिएगा रंजन पंडित करके है, 11वें नंबर की बात कर लेते हैं लखन सिंह है, 12वें नंबर पे सोनपाल है, 13वें नंबर पे पवन करके है, 14वें नंबर पे रमेश चौहान है, 15वें नंबर की बात कर लेते हैं तो ये सूरज कपूर है, 16वें नंबर पे काजल कुमारी है, 17वें नंबर पे MD शाकिर करके जो है 17वें नंबर पे है। चलिए उसके बाद दिखाते हैं आपको 18वें नंबर पे देख लीजिएगा खुशबू कुमारी है, 19वें नंबर पे क्या कि सानिया परवीन है, 20वें नंबर पे श्याम कुमार करके है, 21वें नंबर पे ये सानिया 1 2 3 करके है, उसके बाद 22वें नंबर पे कमलेश कुमार है, 23वें नंबर पे ये भरत राम है, 24वें नंबर पे मोहन दुबे है, उसको 25वें नंबर पे मोहन कुमार है, उसका 26वें नंबर पे अली राजा है, 26वें नंबर पे अली राजा। चलिए अगला दिखाते हैं, देख लीजिएगा 27वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बबलू करके है, उसके बाद 28वें नंबर पे ये कौन है, जितेंद्र यादव करके है, 29वें नंबर पे राकेश यादव है, 30वें नंबर पे देवराज है, 31वें नंबर पे कमलेश कुमार है, उसके बाद 32वें नंबर पे लोकेश शर्मा है, 33वें नंबर पे अंशु कुमार है, 34वें नंबर पे इंद्रजीत कुमार करके है, 35वें नंबर पे ये क्या है आपका धीरेश कुमार करके है। उसके बाद आपको दिखाते हैं ये 36वें नंबर पे देख लीजिएगा कि पंकज कुमार करके, 37वें नंबर पे हरे किशन है, 38वें नंबर पे मोहन कुमार है, उसके बाद यह देखिएगा 39वें नंबर पे आकाश यादव है, 40वें नंबर पे अनीश है, उसके बाद यह है 41वें नंबर पे सुजीत है, 42वें नंबर पे शंकर है, उसके बाद 43वें नंबर पे अंजय कुमार है, उसका 44वें नंबर पे ये क्या है कि पलक है। उसके बाद देख लीजिएगा 45वें नंबर पे 45वें पे उदय राज यादव है, 46वें नंबर पे सुशील पाल है, 47वें पे विनय यूपी से है, उसके बाद 48वें पे रागनी है, ये रामू जी है। ये तो ये सभी क्या थे कि ग्रुप डी में टेस्ट लगाए थे, क्या ग्रुप डी में लगाए थे, टेस्ट नंबर कितना लगाए थे 28 लगाए थे। एक्टिव आज कौन सा है, तो एक्टिव जो है आपका जान लीजिए कि टेस्ट नंबर जो है 29 है, जाकर के टेस्ट लगाइएगा जो लोग ग्रुप डी देना चाहते हैं। अब बाकी एनटीपीसी का भी बता देते हैं कि एनटीपीसी में कितने लोग भाग लिए हैं, क्या नंबर लेकर के आए हैं। ये एनटीपीसी में है जो लोग टेस्ट दिए हैं। देखिए पहले नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नुसरत खातून करके है, उसका दूसरे नंबर पर देख लीजिएगा महेश राज करके है, उसका तीसरे नंबर पे विजय पाल है, चौथे नंबर पे होना चाहिए था, चौथे नंबर पे सोनू राम है, 5वें नंबर पे ये देख लीजिएगा मोनू है, 6ठे नंबर की बातें कर लेते हैं तो ये कुलदीप है, 7वें नंबर पे देख लीजिएगा सचिन है। चलिए अगला देख लीजिएगा, अगला नंबर जो है 9वें नंबर पे रागिनी कुमारी करके है, 10वें नंबर पे सुनील पंसल है, 11वें नंबर पे ये दिनेश चौधरी है, 12वें नंबर पे ये क्या है कि रमेश सिंह है, उसका 13वें नंबर पे प्रत्यक्ष है, उसका 14वें नंबर पे नीलेश है, 15वें नंबर की बात कर लेते हैं सुशील है, उसके बाद 16वें नंबर श्वेता है, उसके बाद 17वें नंबर पे ये सुमन पानवार करके है। उसके बाद देख लीजिएगा 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 18वें नंबर पे आपका क्या है कि कुमुद है, उसके बाद है ये 19वें नंबर पे ये मुकेश है, उसके बाद 20वें नंबर पे अक्षय है, 21वें नंबर पे मनीष है, 22वें नंबर पे ये शासी साहिल है, 23वें नंबर पे ललन है, 24वें नंबर पे पनेल आ रहा है, 25वें नंबर पे पंकज है, 26वें नंबर पे अमृता है।
उसके बाद 27वें नंबर की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है कि शिशु प्रिया करके 28वें नंबर पे ये राजीव यादव है। उसके बाद जो है 29वें नंबर पे कमलेश कुमार है। 30वें नंबर पे आलोक सिंह है। 31वें नंबर पे नीलेश यादव है। 32वें नंबर पे कमला कुमारी। 33वें नंबर पे रोशन कुमार है। 34वें नंबर पे ये चंदन कुमार है। उसके बाद जो है ये विनय है 35वें नंबर पे। चलिए, अच्छा इसमें कम लोग भाग पार्टिसिपेट किए, कोई बात नहीं है। 36वें नंबर पे रविशंकर है और 37वें नंबर पे ये विकास कुमार है और 30वें नंबर पे ये ईसा टिग्गा है। तो ये था आपका एनटीपीसी टेस्ट का स्कोर कार्ड। ठीक है, स्कोर कार्ड हमने दिखा दिया है। अब क्या कीजिए कि अगला टेस्ट जाकर के दे दीजिए, अगला टेस्ट भी जाकर के, क्योंकि एक्टिव है तो उसे भी टेस्ट लगा लीजिए। बाकी आपको एप्लीकेशन बता दिए हैं, फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आराम से, क्योंकि डिस्कशन आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा प्रत्येक दिन। तो आपको टेस्ट कहां से लगाना है एक बार फिर से आपको बताते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइएगा। कहां जाइएगा? गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइएगा। गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा। क्या करना है? सर्च करना है। क्या करना है? तो ERCB सर करके, ERCB सर, ये सर्च कीजिएगा। आपको क्या होगा कि एक एप्लीकेशन आ जाएगा, ऐप आ जाएगा जो टेस्ट के लिए होता है। टेस्ट ऐप है ये। ठीक है, तो टेस्ट नंबर यहाँ पे 29 क्या है कि एक्टिव है। जाकर के उसको क्या कीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा। अगले दिन फिर हम डिस्कशन लेकर के आएंगे, अब फिर सबका लिस्ट लेकर के आएंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, चलिए फिलहाल हमें क्या कीजिए दोस्त की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन आपके लिए टेस्ट नंबर 29 का डिस्कशन लेकर के। ठीक है, फिलहाल जय हिंद दोस्तों।